हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना विषय जो चल रहा है वो नगरपालिका अधिनियम 2009 चल रहा है। नगरपालिका अधिनियम 2009 के हमने अध्याय जो 4 थे, 17 में से 4 को देख लिया था। आज 5वां अध्याय है। 5वें अध्याय में बोला गया है नगरपालिका के वित्त के बारे में बात की है और नगरपालिका की जो निधि होती है उसके बारे में बात की है। ठीक है, तो नगरपालिका वित्त क्या, पैसे कैसे कैसे आते हैं और निधि जो होती है नगरपालिका जिस निधि से पैसे खर्च करती है और जिस निधि में पैसे जमा करती है, जैसे राज्य की संचित निधि होती है, केंद्र की संचित निधि होती है, वैसे ही नगरपालिका की भी एक पैसे रखने की, स्टोर पैसे रखने की एक निधि होती है। तो उसमें किस टाइप से पैसे रखे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। ठीक है, तो ये अपना धारा 76 से शुरू होगा। धारा 76 राज्य वित्त आयोग से, राज्य वित्त आयोग से। ये राज्य वित्त आयोग जो है ये संविधान के अंदर कहां पे है? अनुच्छेद 243 इनकम है, आई है, तो आई के अंदर है। ये भूलना नहीं है कि अनुच्छेद 243 आई के अंदर क्या है? राज्य वित्त आयोग है। ये आपको टकराएगा क्वेश्चन के अंदर, या तो वित्त आयोग टकरा जाएगा या निर्वाचन आयोग टकरा जाएगा, जो संविधान का प्रावधान पूछ लिया जाता है। और एक इसके अंदर अनुच्छेद ये आ गया। ठीक है, फिर राज्य वित्त आयोग जो है वो नगरपालिका जो होती है ना उसके पैसों का पुनरावलोकन करता है, देख रेख करता है, उसकी जांच करेगा। तो ये क्या काम करेगा? नगरपालिका के वित्तीय स्थिति का, वित्तीय स्थिति जो होती है उसका पुनरावलोकन करेगा, पुनरावलोकन करेगा। ठीक है, नगरपालिका का जो वित्तीय स्थिति जो होती है उसका पुनरावलोकन करेगा। कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। ठीक है, इसके अंदर बोला गया है कि नगरपालिका के पास क्या क्या करने के अधिकार हैं। एक तो कर लगाने का अधिकार है, कुछ शुल्क है, कुछ एक कर है, शुल्क है, पथकर है और फीस है। 4 चीजें इसके अंदर दी गई है, पथकर है और फीस है। ये चारों के अंदर जो पैसे आते हैं ना वो नगरपालिका अपने पास रखेगी। प्लस में इन चारों से जो भी पैसे आएंगे वो क्या करेगी? नगरपालिका अपने पास रखेगी। ठीक है, और नगरपालिका निधि में पैसे कहां से आएंगे? दूसरे पैसे आएंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है वो नगरपालिका नगरपालिका को कुछ पैसे देगी, नगरपालिका को पैसे देगी। ठीक है, पैसे देगी या उसका हिस्सा होगा, या हिस्सा होगा उसका, कि राज्य के अंदर जो बजट पास होता है उसमें नगरपालिकाओं के लिए अलग से हिस्सा दिया जाता है और जो वो हिस्सा देंगे ना वो भी किसमें आएगा? उसकी जांच भी राज्य वित्त आयोग करेगा। आगे कह रहा है कि यदि कुछ स्पेशल मामलों के लिए पैसे चाहिए, नगरपालिका को कुछ अलग मामलों के लिए पैसे चाहिए, तो अतिरिक्त पैसे चाहिए, अतिरिक्त पैसे चाहिए नगरपालिका को, तो वो कहां से आएंगे? वो राज्यपाल के कहने पर मिलेंगे आपको। किसके कहने पर मिलेंगे? राज्यपाल के कहने पर और पैसे अलाउट हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या दे रखी है? इसके अंदर दे रखी है कि राज्य वित्त आयोग 243 आई के अंदर है, नगरपालिका की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करता है। पुनरावलोकन कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। कर, शुल्क और पथकर, फीस, इन चारों से, चार ही नाम है, कर, शुल्क, पथकर और फीस, सीधे सीधे डाल दिए जाते हैं। तो नगरपालिका अपने पास ये पैसे रख लेगी। कुछ पैसे राज्य सरकार जो है वो अपने पैसे देगी, कुछ योजना से पैसे दे सकती है, वो कोई स्कीम चला के भी पैसे दे सकती है, या अपने जो हिस्सा होगा, नगरपालिकाओं का जो हिस्सा होता है राज्य बजट के अंदर, उस हिस्से के अंदर भी राज्य से पैसे लिए जाते हैं। फिर कह रहा है कि अतिरिक्त पैसे चाहिए तो आपको राज्यपाल के कहने पर, राज्यपाल की संस्तुति जरूरी होती है, राज्यपाल के कहने पर आपको मिलेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ना, इस मामले की पूरी रिपोर्ट है वो राज्य वित्त आयोग जो है ना, राज्य वित्त आयोग है, क्योंकि पैसों का मामला है तो राज्य वित्त आयोग किसके सामने रख देगा? राज्य विधानसभा के सामने रखेगा। राज्य की जो अपनी विधानसभा है ना उसके सामने पूरा का पूरा ब्यौरा प्रतिवर्ष रखा जाता है। प्रतिवर्ष का जो ब्यौरा है ना वो किसके पास रखा जाता है? राज्य की विधानसभा के पास रखा जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि राज्य वित्त आयोग का दिया गया है, तो राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद पूछ सकते हैं, 243 आई के अंदर है। और ये नगरपालिका की वित्तीय स्थिति जो है उसका पुनरावलोकन करती है कि ये कर, शुल्क, पथकर और फीस अपने पास रख लेती है जो नगरपालिका के आते हैं वो, और राज्य सरकार उनको क्या दे देती है? उसका हिस्सा भी दे देती है। फिर आगे अतिरिक्त यदि नगरपालिका को पैसे चाहिए तो वो राज्यपाल के कहने पर मिलेंगे, और ये जो अपनी रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल इसको विधानसभा के अंदर पेश कर देंगे।
ठीक है। अगली जो धारा अपनी 77 है उसमें दे रखा है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। क्या दे रखा है? राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, सिफारिशों का क्रियान्वयन। ठीक है। इसमें देखो, हमने छिंतर के अंदर देखा था कि राज्य वित्त आयोग जो है वो अपनी प्रतिवर्ष की रिपोर्ट जो है राज्य की विधानमंडल में रखेगा, मतलब कहने का मतलब राज्य सरकार के पास रखेगा। तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो सिफारिशें कर देगा, उनका क्रियान्वयन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, क्योंकि राज्य सरकार को तो इसने दे दिया, अब राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन करेगी। क्रियान्वयन करने का मतलब ये हो गया कि यदि नगर पालिका को पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो वो कैसे देगी? कम पैसे हैं उसके पास, काम ज्यादा है, तो पैसे चाहिए तो वो कहां से देगी? वो राज्य की संचित निधि से देगी। राज्य की जो सिंचित निधि होती है ना, उससे पैसे देगी, सिंचित निधि से पैसे देगी। किससे पैसे देगी? क्योंकि वित्त आयोग जो है वो अपनी सिफारिश विधानसभा के सामने रख देते हैं, फिर राज्य सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। राज्य सरकार जो है यदि नगर पालिका को पैसे चाहिए होते हैं तो वो राज्य की संचित निधि से देगी। दूसरी बात बोल देगी कि जो आपके कर हैं, पथ कर हैं, शुल्क है, ठीक है, कर है, पथकर है, शुल्क है और फीस है। ठीक है, ये जो फीस है, ये चार मामले हैं, ये भी पैसे उसको रखने के लिए बोल देगी। ये भी सारे किस में हो जाएंगे? फिर ये जो संचित निधि से जो पैसे आएंगे ये प्लस कर, पथकर, शुल्क और फीस, इन चारों से जो पैसे आएंगे वो किस में जमा हो जाएंगे? राज्य उसकी नगर पालिका निधि में, नगर पालिका निधि में जमा हो जाएंगे। ठीक है। देखो, छितर के अंदर जो बोला गया था कि राज्य वित्त आयोग ही दे रखा था, राज्य वित्त आयोग जो है अपना काम करके जो उसका पर्यवेक्षण करके पूरी रिपोर्ट किसको दे देगा? राज्य सरकार को दे देगा प्रतिवर्ष। अब राज्य सरकार देखेगी कि कौन सी नगर पालिका को कितना पैसा चाहिए होता है, कितना नहीं चाहिए होता है। यदि उनको पास पैसे कम है, पैसे चाहिए होते हैं, तो वो राज्य सरकार क्या कर देगी? राज्य की संचित निधि से पैसे दे देगी। अब और भी ज्यादा चाहिए होते हैं तो बोल देगी कि आपके पास जो कर आता है, शुल्क आता है, फीस आती है, पथकर आता है, उसका रिकॉर्ड दिखाओ मुझे कितना आता है। फिर वो रिकॉर्ड देख के बोल देगी हाँ ठीक है, आप ये भी अपने पास रख लेना और नगर पालिका निधि में रख लेना, कभी जरूरत पड़े तो काम में ले लेना। हारी बीमारी कभी भी इमरजेंसी के अंदर काम में आ जाती है, उस टाइम पर राज्य सरकार से थोड़ी ना पैसे पास करवाए जाते हैं। इमरजेंसी लग गई, कोई बीमारी आ गई, जैसे कोरोना आया था, तो उस टाइम पर राज्य सरकार पैसे भेजने में टाइम लगा सकती है। यदि आपके पास पहले से ही पड़े हैं तो आप अपने जो नगर पालिका क्षेत्र है उसके लिए उत्तम कार्य कर सकते हो। अगली अपनी धारा है 78, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। क्या है? राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, सरकार से वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता कौन लेगी? नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो नगर पालिका वित्तीय सहायता राज्य सरकार से कैसे लेगी? उसको पैसे की जरूरत है, वो किस प्रकार से? यदि हमने देखा था कि वो कर, पथकर, शुल्क जो फीस है उनके माध्यम से ले लेगी, कुछ राज्य जो है अपने वो दे देगी अपना जो अंश होता है। तो पहला क्या है कि राज्य और नगर पालिका, नगर पालिका जो है उसके मध्य का जो बंटवारा होता है ना, करों का बंटवारा, करों का बंटवारा, बंटवारा या हिस्सा, हिस्सा वो दे देगी। जैसे राज्य और नगर पालिका के मध्य जो करों का बंटवारा होता है, जो हिस्सा होता है वो दे देगी। ठीक है, पहला तो उसको अंश दे देगी, अंश मतलब हिस्सा ही होता है, अंश देगी कि आपका हिस्सा इतना है। फलानी नगर पालिका है, अपनी मान लो चिड़ावा नगर पालिका है, चिड़ावा को बता दिया कि भाई आपका हिस्सा 20 रुपए, तो आपका हिस्सा आ रहा है। फिर यदि आपको 100 रुपए की जरूरत है तो आप कैसे पूरा करोगे? तो फिर कहेगी कि मैं आपको अनुदान दे दूंगी। अनुदान राज्य सरकार क्या दे देगी? अनुदान देगी, कुछ सब्सिडियां दे देगी, कुछ पैसे ओले सोले इकट्ठे करके दे देगी। आगे कह रही है कि मैं कुछ स्कीम दे सकती हूँ आपको, स्कीम चला सकती हूँ, स्कीम चला सकती हूँ, या योजना के माध्यम से भी आपको पैसा दिया जा सकता है, योजना के माध्यम से भी। क्योंकि कोई भी योजना जो चलती है ना, तो वहां पे टेलीविजन के अंदर बोलने से बहुत पैसे लगते हैं। वहां टेलीविजन के अंदर बोल देते हैं कि भाई आज फलानी योजना लॉन्च हो गई, उस योजना का खाका तैयार करने में पहले 2 साल लग जाते हैं, तब जाके वो योजना टीवी के ऊपर बोलने वाली होती है। पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पे उसका क्या असर रहेगा, कितने पैसे जाने हैं, कितने आने हैं। तो वो योजना के माध्यम से राज्य सरकार पैसे देगी, क्योंकि योजना देगी तो उसको पता है, जैसे मान लो कोई भी योजना है तो उसके लिए पता है कि भाई 1 करोड़ रुपए तो नॉर्मल एक पंचायत को देने, उसको नगर पालिका को देने ही पड़ेंगे।
तो वो सारे जो है राज्य सरकार योजना के माध्यम से पैसे दे सकती है, स्कीम के माध्यम से पैसे दे सकती है, अनुदान के माध्यम से पैसे दे सकती है, और जो नगर और राज्य और जो नगर पालिका का हिस्सा है वो अंश दे सकती है। तो वित्तीय सहायता 4 प्रकार से करेगी राज्य सरकार। इसकी वित्तीय सहायता कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार करेगी। तो वित्तीय सहायता राज्य सरकार कैसे करेगी? एक तो करों का बंटवारा करके, मतलब अंश दे के करेगी, दूसरा अनुदान दे के करेगी, तीसरा स्कीम चला के करेगी, और चौथा योजना के माध्यम से नगर पालिका को पैसे दिए जाएंगे। अब आता है अपना 79, धारा 79 में नगर पालिका निधि की बात की गई है। किसकी बात की गई है? नगर पालिका निधि, नगर पालिका निधि। ठीक है, तो नगर पालिका निधि क्या है? ये नगर पालिका का कोष है, पैसों का जमावड़ा है ये। इसको पैसों का जमावड़ा कह सकते हो, या नगर पालिका को बटुओ कह सको, कि नगर पालिका को यो बटुओ है, वॉलेट है। ठीक है, बचा गया कमाई ना, पैसा रखना पड़े हैं। तो नगर पालिका निधि क्या काम करती है? एक तो वाणिज्य परियोजना जो होंगी, वाणिज्य नगर के अंदर वाणिज्य परियोजना, वाणिज्य परियोजना जो है ना, उनको उनके लिए खर्चा रखती है। ये वाणिज्य परियोजनाओं के लिए खर्च करती है, के लिए खर्चा। वाणिज्य परियोजना कोई भी है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई ग्राउंड बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, नगर पालिका में लाइटें लग रही हैं, या फिर कोई टेलीफोन लाइनें खराब हो गई उसको ठीक करवा रही है, या फिर अपना नया ऑफिस बनवा रही है, तो वो वाणिज्य परियोजनाएं हो गई, पैसे कमाने की परियोजनाएं, जैसे कॉम्प्लेक्स बन गए। ठीक है, तो वाणिज्य परियोजनाओं के लिए खर्चा जो होता है वो कहां से दिया जाएगा? आपका नगर पालिका निधि से दिया जाएगा। आगे बोला है कि जो टोटल नगर पालिका जो है ना, उसकी आय इसी में होगी। नगर पालिका की जो आय होगी ना, पालिका की आय, वो इसी में होगी, इसी में रखी जाएगी, क्योंकि ये बटुआ है, तो पैसे जो आ रहे हैं वो सारे इसी के अंदर रखें। आय जो है आपने बजट के अंदर पढ़ा होगा, एक तो पूंजीगत होती है, रोकड़ी रुपया में। ठीक है, रोकड़ी रुपया क्या मांगो, या पट्टो पाटो करेगी जना के देगी, रोकड़ी रुपया आऊंगा आके करना, रोकड़ी रुपया। दूसरा है राजस्व वे, राजस्व का जो आता है, राजस्व जो आता है वो भी इसी के अंदर रखेगी। ठीक है, तो नगर पालिका आय इसी के अंदर रखी जाती है। पहली तो नगर पालिका निधि है क्या? ये बटुआ है, नगर पालिका का पर्स है, वॉलेट है। फिर वाणिज्य परियोजनाओं के लिए जो भी खर्चा करना होगा वो यहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर नगर पालिका इस आय जो है वो क्या रखी जाएगी? इसी के अंदर रखी जाएगी। जो पैसे आ रहे हैं वो पूंजीगत हो चाहे राजस्व हो, वे भी यहीं से किया जाएगा, वे भी यहीं से होगा, यहीं से होगा। ठीक है, वे करना होगा ना नगर पालिका को, तो वो नगर पालिका निधि से ही वे किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है? नगर पालिका नगर पालिका निधि। ये धारा पूछ ली जाती है। 79 का फेर लग जाता है तो भाई बहुत पैसे आते हैं, और 99 का फेर लग जाता है तो सारे पैसे चले जाते हैं। तो ये 79 का फेर है, 79 में पैसे आ रहे हैं नगर पालिका निधि के अंदर। वाणिज्य परियोजनाओं का खर्चा नगर पालिका इसी से करती है। नगर पालिका की आय जो होती है इसी में रखी जाती है, चाहे वो पूंजीगत आय हो, चाहे राजस्व आय हो, चाहे करों के माध्यम से मिली हुई आय हो, फिर वे भी यहीं से होता है। ठीक है, धारा 80 के अंदर दे रखा है कि नगर पालिका निधि का उपयोग, नगर पालिका की जो निधि है उसका उपयोग, मतलब उसका काम में कहां लेंगे, उपयोग काम में कहां लेंगे? पहले तो जो भी वाणिज्य बनाएंगे, वाणिज्य भवन बनाएंगे, या नगर पालिका के लिए जो भी सौदा करेंगे, खर्चा करेंगे, या फिर आप जिसको क्या बोल सकते हो कि नगर पालिका जो है, नगर पालिका का पूरा खर्चा जो होगा वो इसी से होगा। फिर नगर पालिका निधि का उपयोग। ठीक है, नगर पालिका निधि का उपयोग वाणिज्य भवन बनाने में, नगर पालिका का खर्चा उठाने के अंदर, इनको तनख्वाह वगैरह जो देते हैं, पेमेंट देते हैं, वो भी यहीं से दी जाएगी। साफ सफाई का काम भी यहीं से होगा, साफ सफाई का जो भी कार्य होगा वो इस नगर पालिका निधि से पैसे निकलेंगे। लाइट बदलनी है, रंग रोगन करवाना है बिल्डिंगों के, जो सारा काम होता है वो नगर पालिका निधि से। यदि कोई आप संविदा कर रहे हो, किसी दूसरे के साथ संविदा कर रहे हो, या आप जो कॉम्प्लेक्स बना के दे रहे हो, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बाजार के अंदर कुछ विकास कर रहे हो, बाजार को बढ़ा रहे हो, या कुछ और विकास कर रहे हो, कोई चार द्वारी बना रहे हो, या किसी जो पानी की छतर है उसकी साफ सफाई करवा रहे हो, और या फिर
रोड सड़कें उनके अंदर भारी जो ये आप भारी वगैरह झाड़ू वगैरह निकालने के लिए आप कर्मचारी जो पेमेंट दे रहे हो, तो वो सारी जो पेमेंट होती है ना, पेमेंट देने का काम वो इस नगर पालिका निधि से होती है। अलग से नगर पालिका के लिए कोई जमीन खरीदनी है, राज्य सरकार के कहने से कोई जमीन खरीदनी है, या राज्य सरकार के कहने से किसी के साथ कोई सौदा करना है, तो वो सारे के सारे नगर पालिका निधि से पैसे देने पड़ेंगे। यदि आप वाणिज्य भवन बना रहे हो, डाकघर बना रहे हो, पोस्ट ऑफिस बना रहे हो, उसके अंदर राज्य सरकार पैसे देगी, लेकिन वो बोल देगी कि अभी मेरे पैसे रुक के आएंगे, तुम लोग ये जो आपकी नगर पालिका निधि है यहाँ से दे दो, फिर राज्य सरकार की जो निधि से पैसे आएंगे वो वापस इसके अंदर जमा हो जाएंगे। तो ये एक नगर पालिका निधि क्या है, बटुआ है, और इस बटुए का जो खर्चा अपने को किस किस में लिए करना है, जैसे घर का जो खर्चा होता है ना, भाई साग सब्जी में करना है, कोई सामान लाना है, जरूरी सामान लाना है, खुद का पर्सनल लाना है, मार्केट जाना है, कपड़े लत्ते लाना है, वो सारे काम अपने बटुए के पैसे निकाल के करते हो। तो वैसे ही नगर पालिका निधि का जो उपयोग होता है वो भी नगर पालिका के लिए ही होता है। ठीक है, धारा 81 के अंदर बोला गया है कि नगर पालिका निधि से पैसे तब तक नहीं खर्चा किया जा सकता जब तक उसका कोई बजट के अनुदान या बजट के अंदर उसका रिकॉर्ड नहीं दिया गया हो, या बजट के अंदर उसका उल्लेख नहीं किया गया हो। तो क्या कहा है कि चालू बजट की बात की है। चालू बजट वो होता है जिस साल का जो बजट होता है, जैसे मान लो अब 2021-22-23 का बजट आया है, तो 22-23 का अपना ये साल चल रहा है, तो ये चालू बजट हो गया। चालू बजट अनुदान की बात कर रहा है कि चालू बजट अनुदान के अंदर होना चाहिए। चालू बजट के अंदर उसका रिकॉर्ड होगा ना, तो ही वो, जैसे मान लो 2022 में खर्चा करना है, 2022 में नगर पालिका को एक तो भवन लेना है, एक पार्क बनाना है, और एक सड़क पर लाइट लगानी है, लाइट लगानी है। तो इनके लिए पैसे तो आप नगर पालिका निधि से ले लोगे। किससे ले लोगे? नगर पालिका निधि से। लेकिन इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, पाबंदी लगा दी कि आप जब तक नहीं 2022 का है, ठीक है, अभी चालू वर्ष का है, ठीक है, तो नगर पालिका का जो 22-23 का बजट है ना, इस बजट के अंदर, चालू बजट के अंदर आपको ये रिकॉर्ड देना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड चढ़ाना पड़ेगा कि हम 2000 रुपए की तो लाइट लगवा रहे हैं, 500 रुपए की पार्क के अंदर साफ सफाई करवा रहे हैं, और 5 लाख का जो भवन है वो ले रहे हैं। तो वो रिकॉर्ड इस चालू बजट के अंदर आप चढ़ाओगे तो ही आपको पैसे खर्च करने की अनुमति है नगर पालिका निधि से, अदरवाइज नहीं। क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण है। यदि आप कितने पैसे आ रहे हैं, कितना जा रहा है, उसका ब्यौरा नहीं रखोगे, उसके बारे में जांच नहीं रखोगे कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो राज्य सरकार को कोई अंदाजा नहीं होगा, ना नगर पालिका को कोई अंदाजा होगा, तो इससे प्रभावी योजना नहीं बन सकती। इससे यही पता नहीं रहेगा अपनी नगर पालिका निधि में है कितना, कितना खर्च करना है, क्या अपने को सौदा करना है, क्या लेना है, क्या देना है। तो वो चालू बजट के अंदर आपको दर्शाना पड़ेगा। वो चालू बजट के रिकॉर्ड के अंदर चढ़ने के बाद आप भवन बनवा लो, पार्क बनवा लो, लाइट बना लो, जितने पैसे आपको जरूरत के लिए चाहिए उतने पैसे आप इससे निकाल सकते हो। अब बोला गया है कि ये पैसे निकालने के लिए तो आपको बजट में लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ पैसे हैं, जैसे लोकहित की बात आ गई, कि ये नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें जरूरी नहीं है, ना तो कोई बजट में लिखने की जरूरी है और न कोई बात, बस ये अपने तरीके से नगर पालिका को ये अधिकार दिया गया है कि ये आपके तरीके से खर्च कर लो। एक तो बोला गया खतरनाक रोग के लिए, खतरनाक रोग के लिए ये जो अपना आया था कोविड-19 आया था, पेंडेमिक थी, ये महामारी थी, इस रोग के लिए पैसे खर्च करने हैं तो नगर पालिका जो है अपनी खुद की तरफ से पैसे जो है वो खर्च कर देगी, उसको चालू बजट अनुदान में लिखने की जरूरत नहीं है। वो अलग से जो अनुदान होता है ना, राज्य सरकार अनुदान देती है अपनी निधि से, वो अनुदान के अंदर ये चले जाएंगे, तो वहां पे ये रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, वो अनुदान रिकॉर्ड के अंदर दे देंगे, तो वहां से स्कीम या कैसे भी करके वो पैसे दे देंगे। ठीक है, दूसरा है वेतन व मजदूरी। वेतन और मजदूरी, जो लोग रोज साफ सफाई करते हैं, नगर पालिका की गाड़ी चलाते हैं, नगर पालिका का जो पेमेंट के ऊपर कार्य करते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, तो उन लोगों को मजदूरी और वेतन जो दिया जाएगा वो चालू बजट के अंदर नहीं लिखा जाएगा। तीसरी बात बोली गई है कि यदि न्यायालय, मान लो मेरे घर का बजट टैक्स बन रहा है 5 रुपए, नगर पालिका ने ले लिया 10 रुपए, मैं न्यायालय के अंदर जाऊंगा, न्यायालय के अंदर जाऊंगा तो मुझे न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय बोलेगा कि भाई हाँ ठीक है, इसको 5 रुपए ही लगेंगे, इसके 10 रुपए आपने गलत लिए हैं, तो आप इसको 7 रुपए दो, 7 रुपए वापस दो। क्यों?
क्योंकि 2 रुपए प्लेंटी कोट लगवा देगा और 5 रुपए मेरे सगे थे वो आ जाएंगे, तो 7 रुपए देंगे। तो ये 5 रुपए तो वो दे देंगे, लेकिन ये 2 रुपए और इनको देने पड़ेंगे ना एक्स्ट्रा। तो जो कोर्ट के आदेश से जो पैसे देने पड़ते हैं ना इनको, वो भी चालू बजट अनुदान में नहीं आएंगे। कोर्ट का मामला जो होगा ना, कोर्ट या न्यायालय के तहत दिए गए पैसे, दिए गए न्यायालय का यदि कोई फैसला होता है ना, फैसला, उसके तहत जो पैसे दे देते हैं ना, तो वो इसके अंदर नहीं आते। तो क्या आएगा चालू बजट अनुदान के अंदर? चालू बजट अनुदान के अंदर सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो ही आप नगर पालिका निधि से पैसे निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो चीज है, खतरनाक रोग है, वेतन मजदूरी है, कोर्ट का कोई मामला है, या लोकहित का कोई मामला है, लोकहित है, जनता का भलाई या लोकहित का यदि कोई मामला है, गर्मियों के अंदर पानी के प्याव लगाने हैं, ठीक है, तो गर्मियों में पानी के जो प्याव लगेंगे ना, वो भी आपको बजट, चालू बजट अनुदान में नहीं लिखना, बाकी सारा चालू बजट अनुदान में लिखना है। अगला दे रखा है कि यदि लोकहित का मामला हो, कोई महामारी का मामला हो, जनता की भलाई का यदि मामला हो, तो आपको अच्छे कर्म करने के लिए नगर पालिका निधि से तत्काल भी पैसे निकाले जा सकते हैं। अस्थायी तौर पे संदाय हो सकता है, जिसका चालू बजट अनुदान में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब होगा? ये जब होगा राज्य सरकार कहेगी, राज्य सरकार कहेगी तब, कहेगी तब। देखिए समझते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोविड-19 का लेते हैं, कोविड-19, क्योंकि ये सबके दिमाग में है। कोविड-19 का लेते हैं, कोविड-19 आया, आते ही लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगते ही अब न तो गाड़ियां आ जा सकती, न कोई और आ जा सकता। बैंक के कर्मचारी थे वो भी लगभग काम था, थोड़ा सा था, मंदा हो गया था। तो जब ये मंदा हो गया था, तो नगर पालिका निधि में, मान लो हमारी चिड़ावा नगर पालिका है, चिड़ावा, इसके अंदर नगर पालिका निधि है, नगर पालिका निधि, इसके अंदर पैसे पड़े थे 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ पड़े थे। उस टाइम पे लोगों की भलाई के लिए राशन जो बांटे गए थे, कुछ दवाइयां बांटी गई थी, टीके जो हैं ये फ्री में नहीं आते भाई, इनके बहुत पैसे लगते हैं। बस ये तो सरकार का भला हो जो अपन लोगों को फ्री मिलते हैं। पोलियो के टीके हैं, ये भी 5-5 हजार रुपए, इनसे ज्यादा कीमत होती है, लेकिन ये सरकार जो हमें फ्री देती है, ठीक है, तो फ्री देती है, वो वापस रिपीटिशन में आ जाते हैं और वो टैक्स कलेक्ट करके वो उसकी भरपाई हो जाती है, कैसे तैसे करके। वो सर्किल जो है वो जनता के लिए, क्योंकि अपना डेमोक्रेसी जनता क्या है, जनता के लिए चल रहा है, तो वो जनता की भलाई के लिए टैक्स से पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर देते हैं, शिक्षा पे खर्च कर देते हैं, पर्यावरण पे खर्च कर देते हैं, किसी और क्लाइमेट पे खर्च करके अपने अपने ऊपर ही होता है लास्ट। 2000 करोड़ रुपए इसके अंदर चिड़ावा के अंदर पड़े हैं। उस टाइम पे सरकार ने जयपुर से अपने फोन करेगी कि भाई आपके पास पैसे कितने हैं, बताएंगे। कौन बताएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी बताएगा कि 2000 करोड़ पड़े। ठीक है, तो 1000 करोड़ रुपए का आज ही राशन ले लो, राशन ले लो, और राशन लेके, या फिर 1000 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता भी देनी पड़ती है लोगों को, तो आप 1000 करोड़ का राशन ले लो या फिर पैसे दे दो, जनता को पैसे जो है वो दे दो। अब ये 1000 करोड़ रुपए दे देंगे, ये क्या हो गया? अस्थायी संदाय हो गया। कब हो गया? क्योंकि लोकहित के लिए हो गया। ये महामारी, अचानक कोई बीमारी आ जाती है, अचानक कोई काम हो जाता है, अचानक कोई एक बड़ा क्षेत्र के अंदर मान लो कोई प्लेग जैसी बीमारियां फैल जाती हैं, कोई और काम हो जाता है, तो ये 1000 करोड़ रुपए यहाँ दे देंगे। फिर ये 1000 करोड़ कहां से निकालेंगे? ये निकालेंगे संचित निधि से। किसकी संचित निधि से? ये अपनी नगर पालिका निधि से निकालेंगे, नगर पालिका निधि से, नगर पालिका निधि से ये पैसे निकाले जाएंगे 1000 करोड़। अब ये 1000 करोड़ कब भरे जाएंगे? फिर राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार कह रही है, तो राज्य सरकार जो है ना, राज्य सरकार जो है वो अपनी निधि से दे देगी, खुद की उसकी निधि है ना, राज्य संचित निधि, उससे पैसे दे देगी 1000 करोड़ रुपए, और वो वापस आपके नगर पालिका निधि के अंदर जमा हो जाएंगे। तो ये बोला गया अस्थायी, और ये किसके लिए करना है आपको खर्च? लोकहित के लिए करना है। बाकी कोई जमीन खरीदने, कोई और सौदा करने के लिए आपको अस्थायी संदाय नहीं करना। आपको जो खर्चा करना है तो वो करना है राज्य सरकार के कहने पे करना है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे किया था कि भाई इतने का राशन ले आओ, तो वो राज्य की जो इसकी नगर पालिका निधि से पैसे खर्च हुए थे, और नगर पालिका निधि से जो पैसे खर्च हो गए, तो वापस राज्य ने अपनी संचित निधि से नगर पालिका निधि के अंदर वो पैसे डाल दिए। ठीक है, अगला जो 83 में बोला गया है, धारा 83 में, नगर पालिकाओं की सीमाओं के बाहर यदि आपको कोई सौदा करना है तो वो राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद करना होगा। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार जो उसका अनुमोदन नहीं ले और आप उसकी नगर पालिका की सीमा के भीतर
भीतर तो आप कर सकते हो, क्योंकि भीतर तो आपका अधिकार दे रखा है कि नगरपालिका जो सीमा है ना, नगरपालिका सीमा, उसके भीतर आप सौदा कर सकते हो, आप कोई चीज ले सकते हो, दे सकते हो। लेकिन उसके बाहर जो करना है ना, तो उसमें क्या है, या तो ग्राम पंचायत लग जाएगी या दूसरी नगरपालिका लग जाएगी, तो वो कैसे देगी, दोनों टकराव की स्थिति हो जाएगी। तो उस टकराव की स्थिति से बचने के लिए बोला गया है कि राज्य सरकार जो है वो दोनों क्षेत्र को बोल देगी, भाई हमें आपकी ग्राम है कोई, उस गांव की भाई 50 बीघा जमीन जो है वो हमें चाहिए, 50 बीघा जो जमीन है वो हमें चाहिए। तो वो चाहिए तो वो ग्राम भी कहेगा ठीक है भाई आपकी है, आप ही जानो, और इधर नगरपालिका कहेगी ठीक है मैं ले लूंगी। तो इसमें क्या कहा गया है कि नगरपालिका की सीमाओं के बाहर जो वे है वो राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही खर्च होगा। यदि भीतर लेना है तो वो नगरपालिका कर लेगी, लेकिन बाहर है, जैसे मान लो चिड़ावा है और आपको लेना पड़े अल्डावता के अंदर, है ना, अल्डावता जहां के विजेंद्र ओड़ा है, अपने मंत्री भी हैं, शीशराम ओड़ा भी यहीं से है। तो अडावता जो है, अडावता से आपको क्या करना है, जमीन लेनी है, तो अडावता ग्राम पंचायत को क्या करेगी, राज्य सरकार बोलेगी, इधर राज्य सरकार अडावता ग्राम पंचायत को बोलेगी, उधर नगर पालिका को बोलेगी ठीक है कि भाई आप जो 50 बीघा जमीन है वो राज्य सरकार के नाम से, आपकी नगर पालिका के नाम से आप ले लो। किससे ले लो, और ये बाहर किसके है, ये चिड़ावा जो आपकी तहसील है या नगर पालिका है उससे बाहर ही क्या है, आपका अडावता का क्षेत्र है, और उससे जो जमीन लेनी है तो वो राज्य सरकार के अनुमोदन से लेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र से बाहर ही भी कोई जमीन खरीदनी है या कोई और सामान लेना है तो वो राज्य सरकार के कहने के बाद ही लेगी, खुद से नहीं ले सकती। धारा 84 के अंदर दी गई है कि कोई विशिष्ट प्रयोजन हो ना, कोई अलग से कोई काम आ जाए, अचानक कोई काम आ जाए या विशिष्ट कोई काम हो, तो उसके लिए आप नगरपालिका निधि का अन्य यूज में भी ले सकते हो। नगरपालिका के कामों को छोड़ के किसी अन्य यूज में भी आप ले सकते हो, विशिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य सरकार कहेगी, क्योंकि राज्य सरकार के कहने पर ही पैसे खर्च होंगे। ध्यान रखना, राज्य सरकार के कहने पर या अनुमोदन करने पर एक ही बात है। राज्य सरकार जो अनुमोदित कर देती है उसके बाद ही आप नगरपालिका निधि से पैसे खर्च कर सकते हो। ऐसे नगरपालिका निधि से मान लो पैसे अन्य कारण के लिए खर्च करने, अन्य उपयोग के लिए कर दिया हमने, मेडिकल के लिए कि कोरोना की जो वैक्सीन थी हमने वैक्सीन मंगा ली, कोविड-19 की वैक्सीन हमने मंगवा ली, तो राज्य सरकार के पास यदि मान लो पैसे नहीं है या वो देने में असमर्थ है, या फिर एक ही बात है राज्य की संचित निधि में पैसे हो, नगरपालिका में हो चाहे ग्राम पंचायत में हो, वो है किसके, राज्य सरकार के तो है। तो फिर ये हमने दवाई मंगा ली, तो मेडिकल डिपार्टमेंट अलग हो गया ना, मेडिकल बोर्ड जो है वो अलग हो गया। किससे हो गया, नगरपालिका बोर्ड से अलग हो गया, क्योंकि ये तो अलग बोर्ड है और नगरपालिका बोर्ड जो है ये अलग है। तो यहां जो पैसे देने पड़ जाएं, इस मान लो कोविड की दवाई मंगाई है और इस कोविड दवाइयों के लिए पैसे देने हैं, मान लो हमने चिड़ावा के अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मंगा ली और उसको पैसे देने हैं, तो राज्य सरकार वहां से जयपुर से फोन करेंगे कि भाई आप जो चिड़ावा की संचित निधि में कितने पैसे हैं, वो कहेंगे साहब इतने पैसे हैं, तो आप कोविड-19 की जो दवाइयां आ रही हैं उनके बिल आप पे कर दो और फिर हम आपको हमारी जो राज्य की निधि है, राज्य की जो संचित निधि है ना, उससे पैसे हम आपके पास ही ट्रांसफर कर देंगे। वही बात है, बस इसके अंदर विशिष्ट प्रयोजन लिख दिया और बाकी कुछ नया नहीं है। राज्य सरकार के कहने पे या अनुमोदन करने पे किसी भी दूसरे कार्य के लिए या विशिष्ट प्रयोजन के लिए आप नगरपालिका निधि का पैसा यूज ले सकते हो। आगे दे रखा है लेखाओं का प्रचलन। तो लेखाओं का प्रचलन जो होगा, लेखाएं जो होगी, रिकॉर्ड जो होगा, ये रिकॉर्ड जो कहाँ रखा जाएगा, रिकॉर्ड आपका कहाँ रखा जाएगा, पूरा आय व्यय का रिकॉर्ड है। आपकी जो आय आती है, आय चाहे वो पूंजीगत हो या राजस्व हो, ठीक है, दोनों से नगरपालिका के अंदर आय आती है। नगरपालिका के अंदर आय जो है वो या तो पूंजीगत आती है या राजस्व आती है, दोनों को जमा करके वो किस में रखा जाएगा, नगरपालिका निधि में। नगरपालिका की जो निधि है, नगरपालिका निधि के अंदर जो पैसा रखा जाएगा वो कहां से रखा जाएगा, ये जो पूरा आ रहा है इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसका रिकॉर्ड प्रचलन जो पूरा खर्चा कर रहे हैं, जो चलन में आ रहा है, जो भी आ रहा है, अपना जो पैसे आ रहा है, लेखाएं जो है, रिकॉर्ड है कि आय कितनी आ रही है और राजस्व मतलब पूंजीगत आय कितनी आ रही है और राजस्व आय कितनी आ रही है, ये सारे जो रिकॉर्ड है ये आपको नगरपालिका निधि के अंदर मिलेंगे। ठीक है कि अधिशेष धन जो होता है उसका विनिधान,
अधिशेष धन का, अधिशेष धन का विनिधान, विनिधान। अधिशेष का मतलब यह है कि यदि नगर पालिका की जो निधि है ना, उसके अंदर ज्यादा पैसे पड़े हैं, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, तो वही वो पड़े पड़े तो बढ़ेंगे नहीं, कोई उसका यूज भी नहीं हो रहा, तो वो तो ब्लॉक में नहीं हो गई ना, एक जगह ब्लॉक हो गई, काम में कोई आ नहीं रही, तो बोला गया कि आपके पास ज्यादा धन है ना, उसका विनिधान कर दो। मतलब वाणिज्य बैंक है ना, वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो लिस्टेड बैंक होते हैं गवर्नमेंट सरकार का जिनमें हिस्सा होता है, वाणिज्य बैंक जो है अभी वर्तमान में कितने 12 हैं, बाकी तो सबको मर्ज कर दिया गया है। तो वाणिज्य जो बैंक है ना, उसके अंदर आप जमा करवा दो, जमा करवा दो, तो आपको क्या मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा। क्यों, पड़े पड़े पैसे तो कोई काम के हैं नहीं, नगर पालिका निधि के अंदर जो पैसे पड़े रहते हैं वो किसी काम के नहीं है, काम के नहीं है, तो आप ऐसा करो उस पैसे को रनिंग में लेके आओ। रनिंग में लाने के लिए क्या करेंगे आप, वाणिज्य बैंकों के अंदर एसबीआई में जमा कराओ, या आप पीएनबी में करवाओ, या चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में करवाओ, किसी के अंदर आप पैसे जमा कराओ। पैसे जमा कराओगे तो आपको उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, ब्याज जो मिलेगा तो कुछ न कुछ नगर पालिका का पैसा जुड़ेगा, फायदा होगा। तो आप जो है ना उसका विनिधान कहां करो, वहां मतलब ब्याज बैंकों के अंदर ही करो। आप जो इसका विनिधान जो है ना वो बैंकों के अंदर ही करो, बाकी किसी कारण के अंदर नहीं करो। ऐसा नहीं कोई साहूकार ने, गांव के सरपंच ने या ने उधार दे दिया कि आप भाई ब्याज मानो बैंक में तो कम मिला है आप ज्यादा दे देना, तो उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना। केवल बैंक के अंदर ही आपको पैसे जमा कराने हैं। और बैंक भी कौन से होने चाहिए, जो वाणिज्य बैंक है उसके अंदर। आजकल तो खैर नगर पालिका बॉन्ड भी चालू हो गए, तो बॉन्डों के अंदर भी पैसे लगा देती है, ठीक है। तो नगर पालिका जो बैंक है ना उसके अंदर पैसे जमा, आपको वाणिज्य बैंक में पैसे जमा कराने हैं जिससे आपको ब्याज मिलेगा। पड़े पड़े पैसे कोई काम के नहीं है, तो इसको विनिधान करने के लिए पैसे बढ़ जाएंगे और आपके ही काम में आएंगे, राज्य सरकार के ही काम में आएंगे, नगर पालिका के ही काम में आएंगे। धारा 87 के अंदर दे रखा है कि नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना। क्या दे रखा है, नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना, बजट प्राक्कलन तैयार करना, ठीक है। बजट प्राक्कलन तैयार करना, बजट तैयार करना। बजट का सीधी सी बात है, आय और व्यय होता है, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है, आमदनी और खर्चे का जो ब्यौरा होता है उसी को हम बजट बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ष का होता है, ठीक है। तो इसको तैयार कौन करेगा, पहली बात तो है तैयार की, ये जो है बजट जो है वो तैयार कौन करेगा, तैयार करेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पालिका अधिकारी जो होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो इस बजट को तैयार करेगा। कब तक तैयार करेगा, 15 जनवरी से पहले तैयार करना पड़ेगा, हर वर्ष 15 जनवरी से 15 जनवरी से पहले तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, पहले तैयार करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आय जो होगी ना, आय उसके नीचे तो आपको आय लिखनी है, जो आमदनी आएगी वो लिखनी है, और वे जो है ना वे उसके नीचे वे लिखना है। मतलब ये एक साथ ज्वाइंट करके नहीं लिखना, ये दोनों रिकॉर्ड अलग अलग चढ़ाने हैं ताकि पता चले कि खर्चा हो रहा है, घाटा आ रहा है या फायदा हो रहा है, सरप्लस में है इकोनॉमी या माइनस के अंदर जा रही है। तो आय के नीचे आय लिखना है, वे के नीचे वे लिखना है। 15 जनवरी से पहले पहले आपको जो बजट है प्रतिवर्ष 15 जनवरी से पहले पहले आपको तैयार करना पड़ेगा बजट प्राक्कलन, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो बजट प्राक्कलन तैयार करता है। अब इसके अंदर आती है कि बजट में क्या, ये चीजें तो बजट में लिखनी है। अब बजट में कुछ चीजें लिखनी भी नहीं होती, तो बजट में क्या नहीं लिखना, बजट में क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। बोला गया है एक तो पुरानी अपनी जो भर्तियां हैं, हम लोग जो रिक्त पद भर रहे हैं या नई कोई भर्ती निकालनी है, इस टाइप का जिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है, भर्तियां निकालने का काम राज्य सरकार का है। तो इन्होंने कहा कि नए पद के बारे में, या रिक्त पद भरने के बारे में, रिक्त पद भरने के बारे में आप तो राज्य सरकार को बस सूचना दे सकते हो कि रिक्त पद है वो भरने हैं साहब, नए पद और बनाने हैं, कर्मचारी गण जो है वो कम पड़ रहा है, लेकिन आप इसको बजट में नहीं लिखोगे। तो ये क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा पूछा जाता है, ये जो है सीधा पूछा जाता है। एक तो
प्रतिवर्ष 15 जनवरी से पहले बजट तैयार होता है, जनवरी में होता है बजट तैयार, आपको बताइए। ठीक है। नए पद और रिक्त पद भरना, नए वाहन जो खरीद रहे हैं वो भी आप खर्चा नहीं लिख सकते। नए जो वाहन खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं ना, क्रय कर रहे हैं, वह खर्चा भी इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो खर्चा अलग आपको देना पड़ेगा। एक स्थावर संपत्ति खरीद रहे हैं वो भी नहीं आएगा, स्थावर संपत्ति भी नहीं आएगी। स्थावर जो संपत्ति कौन सी होती है, जो एक जगह स्थायी होती है। ठीक है। आगे कोई निजी संस्था होती है या निजी व्यक्ति होता है, उसको आप पैसे दे रहे हो वो भी इसमें नहीं आएगा। अनुदान दे रहे हो निजी व्यक्ति को या निजी संस्था को पैसे दे रहे हो, वो अनुदान भी नहीं आएगा। अनुदान जो है वो इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा। और एक अगले वर्ष का रिकॉर्ड नहीं लिखा जाएगा, इसमें केवल पिछले वर्ष का रिकॉर्ड होगा, अगले वर्ष का रिकॉर्ड नहीं लिखा जाएगा। अगले वर्ष का पूरा रिकॉर्ड वैसे लिखा जाएगा, लेकिन कोई कर आ रहा है आपके पास, कर आ रहा है, उपकर आ रहा है, या फिर फीस आ रही है ना, ये जो इस टाइप की जो चीजें आती हैं उनका जो अगले वर्ष का नहीं लिखना आपको। किसका नहीं लिखना, अगले वर्ष का नहीं लिखना, अगले वर्ष का नहीं लिखना। ये जो है इंपॉर्टेंट धारा है, यहां से क्वेश्चन टपक जाता है। नगरपालिका का बजट प्राकलन जो है वो तैयार कैसे होता है, बजट बजट प्राकलन जो है वो तैयार कौन करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तैयार करेगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस बजट को कहां पेश करेगा, आपके जो अध्यक्ष और सदस्यों के बीच में पेश करेगा। फिर वहां से तैयार होकर राज्य सरकार के पास एक कॉपी जाएगी, एक कॉपी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास रहेगी, एक कॉपी अध्यक्ष के पास रहेगी। ठीक है। ये 15 जनवरी से पहले पहले ये काम इनको करना पड़ता है। फिर राज्य सरकार के पास जाएगी तो वो कुछ संशोधित करे या ना करे वो बात की बात नहीं, वो अलग अध्याय में दे रखा है। ठीक है, अलग धारा में। अब इसके अंदर बजट के अंदर आता क्या क्या नहीं है, नहीं आता उसकी देखते हैं। नए पद और रिक्त पद भरने के बारे में आप बजट के अंदर मेंशन नहीं कर पाओगे। नए वाहन खरीद रहे हो वो भी आपको बजट में मेंशन नहीं करना है। स्थावर संपत्ति है वो भी खरीद रहे हो, क्रय कर रहे हो, वहां पे क्रय कर रहे हो, उसका भी आपको मेंशन नहीं करना है। निजी व्यक्ति होता है या व्यक्ति या संस्था, ठीक है, यदि आप उसको अनुदान दे रहे हो नगरपालिका की तरफ से, वो भी आपको इसमें मेंशन नहीं करना। कर है, उपकर है, फीस है, ये भी अगले वर्ष की इसके अंदर मेंशन नहीं करना। आगे दे रखा है जो नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है वो क्या करेगा, 15 जनवरी तक बजट का जो है वो प्राकलन तैयार करेगा। 15 जनवरी के बाद ये भेजेंगे अध्यक्ष के पास, नगरपालिका के अध्यक्ष के पास। वो 31 जनवरी तक इस बजट प्राकलन को, बजट ही मानो इसको, बजट को पास प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत कर देगा नगरपालिका में। नगरपालिका के अंदर अध्यक्ष जो है वो बजट को प्रस्तुत कर देते हैं। फिर ये 15 फरवरी तक क्या हो जाना चाहिए, पारित होगा, पारित होगा। तो बजट जो बनाता कौन है, बजट प्राकलन बनाता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। कितनी तारीख तक बनाता है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष 15 जनवरी से पहले उसको बनाना पड़ेगा। फिर वो किसको देगा, नगरपालिका को देगा, नगरपालिका अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष उसको 31 जनवरी तक प्रस्तुत कर देगा अपने सदस्यों के अंदर, खुद के अंदर। फिर इसको पास कर देगा। कितनी तारीख तक पारित करना पड़ेगा, 15 फरवरी से पहले इसको पारित करना पड़ेगा। अब ये जो बजट का विवरण होगा वो इसके अंदर मेंशन किया जाएगा, उसकी एक कॉपी लगेगी। वार्षिक तालिका जो होगी, किस साल के अंदर इतना खर्च हुआ, इतना आया, ये काम किया, ये नहीं किया आपने, वो सारा इसके अंदर देना पड़ेगा। आय व्यय का ब्यौरा इसके अंदर देना पड़ेगा। और फिर ये बजट प्राकलन के साथ, बजट प्राकलन के साथ इनकी कॉपी लगेगी। तो आय व्यय का ब्यौरा भी लगेगा, वार्षिक तालिका जो है आपने क्या खर्च किया, क्या पाया, क्या खोया, वो भी इसके अंदर लगेगी। और बजट प्राकलन, ये तीनों कॉपी जो होती हैं ये जाके राज्य सरकार के पास जाती हैं। इनकी एक कॉपी अध्यक्ष के पास, जो बजट 15 फरवरी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि नगरपालिका जो होता है उसका बजट कब तक पारित होता है, तो 15 फरवरी तक पारित होता है। और कब उस अध्यक्ष के पास कब आता है, तो अध्यक्ष के पास 31 जनवरी तक आ जाता है। तैयार कौन करता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तैयार करता है, 15 जनवरी से पहले तैयार करता है। इसमें 3 डेट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट। दोस्तों अपनी धारा जो 88 है कि नगरपालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी, ये मंजूर कैसे होता है, बजट है ये, बजट प्राकलन नाम तो जोड़ रखा है, बजट है। ठीक है, बजट की मंजूरी कैसे होती है, 15 जनवरी तक मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्या करता है, इसको तैयार करता है। कब तक तैयार करता है, 15 जनवरी तक तैयार करता है। फिर ये अध्यक्ष के पास भेजेगा,
अध्यक्ष के पास भेजेगा। अध्यक्ष को 21 जनवरी तक क्या करना पड़ेगा, इसको मंजूर करना पड़ेगा। आगे जाके ये 21 जनवरी से फिर किसके पास रहता है, अध्यक्ष के पास ही रहता है। अध्यक्ष जो है वो 15 फरवरी तक इसको क्या कर देगा, पारित कर देगा। अध्यक्ष जो है वो 15 फरवरी तक, नगर पालिका का अध्यक्ष है वो 15 फरवरी तक इसको पारित कर देगा। पारित कर देगा तो इसको अंगीकृत कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा। फिर इसकी अंगीकृत करेंगे तो इसकी एक कॉपी जो है वो निर्देशक के पास रखी जाएगी। निर्देश जो दिशा निर्देश नगर पालिका को देते हैं राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं, ठीक है। एक कॉपी निर्देशक के पास रखी जाएगी, एक कॉपी राज्य सरकार के पास जाएगी, एक कॉपी जो है वो राज्य सरकार के पास जाएगी। राज्य सरकार यदि उसके अंदर कुछ बदलाव कर देती है, संशोधित कर देती है या परिवर्तित कर देती है तो वो नगर पालिका के लिए बाध्यकारी होगा। यदि राज्य सरकार कुछ संशोधित या बदलाव कर देती है तो वो नगर पालिका के लिए बाध्यकारी होगा। राज्य सरकार का फैसला नगर पालिका के लिए बाध्यकारी होता है, करना ही पड़ेगा आपको हर हाल में, ठीक है। परिवर्तन कर देगी। परिवर्तन आगे बोला गया है कि यदि नगर पालिका बजट नहीं बनाती, यह काम किसका है, अध्यक्ष का है। खाका तैयार कौन करके देते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। और बजट पेश करने का काम किसका होता है, अध्यक्ष का होता है। तो अध्यक्ष यदि नगर पालिका बजट नहीं बनाती है, अपना बनाने में असफल रहती है, समय पे नहीं बना पाती है, तो मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी, वो इसको तैयार करेगा, बजट को तैयार करेगा। बजट को तैयार करके ये भी वही प्रोसेस में भेजेगा। एक कॉपी निर्देशक को दे देगा, एक कॉपी राज्य सरकार को दे देगा। राज्य सरकार उसके अंदर कोई बदलाव करना चाहती है, परिवर्तन करना चाहती है, तो वो परिवर्तन नगर पालिका के लिए बाध्यकारी होगा। और फिर यदि नगर पालिका, वही बात है, स्टार्ट कैसे हुआ, 15 जनवरी तक आपको क्या करना पड़ेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को खाका तैयार करना पड़ेगा, रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद 31 जनवरी तक आपको अध्यक्ष के पास जाना पड़ेगा। 31 फिर अध्यक्ष क्या करेगा, 15 फरवरी तक उसको अंगीकृत या पारित कर देंगे। फिर उसकी एक कॉपी निर्देशक को देगा, एक कॉपी राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार यदि उसके अंदर परिवर्तन कर देती है तो नगर पालिका के लिए बाध्यकारी होगा। और आगे जाके यदि नगर पालिका नहीं बजट बना पाती है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बजट बना के राज्य सरकार के पास भेजना पड़ेगा। ये पूरा इसका मंजूरी है, इस टाइप से इसको मंजूरी मिलती है। अगली है धारा अपनी 89, बजट अनुदान जो है उसको परिवर्तित करने की शक्ति। क्या दे रखा है, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। परिवर्तित करने की शक्ति की बजट अनुदान जो है उसके अंदर परिवर्तन कौन कर सकता है, तो कौन करेगी परिवर्तित, नगर पालिका करेगी। नगर पालिका करेगी, ठीक है। नगर पालिका सीधा ही नहीं करेगी, ये वित्त समिति जो है उसकी अनुशंसा पे करेगी। वित्त समिति जो है उसकी अनुशंसा पे, क्योंकि हमने नगर पालिका समिति पढ़ी थी, वार्ड समिति पढ़ी थी और नगर पालिका समिति पढ़ी थी। उसके अंदर पहले नंबर पे वित्त समिति दिया हुआ था। तो वित्त समिति जो है वो फाइनेंस का काम करेगी। इसकी अनुशंसा के ऊपर नगर पालिका जो है वो अनुदान, क्योंकि कुछ गलतियां हो जाती हैं, ऊपर नीचे कुछ खर्चे हो जाते हैं, कुछ भूल हो जाती है, कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं, तो वो सारा काम वित्त समिति की रिपोर्ट दे देगी। वित्त समिति की रिपोर्ट पे नगर पालिका करेगी और ये परिवर्तन कौन करेगी, नगर पालिका करेगी। किसकी समिति पे, वित्त समिति की अनुशंसा पे करेगी। बजट अनुदान में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, नगर पालिका के पास है। नगर पालिका अपने दम पे नहीं करेगी, वो वित्त समिति की रिपोर्ट की जो अनुशंसा आएगी, वित्त समिति जो होती है वो नगर पालिका की एक समिति होती है, वार्ड की समिति होती है, ठीक है। 89 क में दे रखा है कि नगरीय गरीबों के लिए आधारभूत सेवा निधि। नगरीय गरीबों के लिए, नगरीय गरीबों के लिए, नगरीय गरीबों के लिए आधारभूत सेवा निधि। आधारभूत सेवा नीति, जो आपकी आधारभूत सेवा निधि, पैसों का जो गठन होगा वो आपको आधारभूत सेवा निधि का गठन करना पड़ेगा। नगरीय गरीब हैं, नगर के अंदर रहते हैं, गरीब हैं, कच्ची बस्ती में, स्लम एरिया में जो रहते हैं। अपनी एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती धारावी है मुंबई की, जहां के आपके क्या नाम है, वो जॉनी लीवर है। जॉनी लीवर 7वीं पास वहीं के हैं वो। तो नगरीय गरीबों के लिए आधारभूत सेवा निधि। तो सेवा निधि के बारे में क्या कहा गया है,
कि आधारभूत के अंदर क्या चीज आती है? जैसे मल वहन है, पानी चाहिए, पीने का पानी है, पानी स्वच्छ पानी चाहिए, फिर पानी की निकासी चाहिए, गंदे पानी की गंदे पानी की निकासी गंदे पानी की निकासी चाहिए, निकास भी चाहिए। सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए या सामुदायिक शौचालय भी जिनको बोलते हैं। मल वहन होना चाहिए, स्वच्छ पानी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, गंदे पानी के लिए निकासी होनी चाहिए। मकान जो है उसके पास भी कोई मलेरिया वगैरह के लिए कोई गंदा पानी भर रहा है तो उसको बाहर निकालना है। ठीक है, ये सारी होती है आधारभूत सुविधा। आधारभूत सुविधा जो जीवन जीने के लिए गरीबों को सबसे पहले यही चाहिए होती है, बीमारियां वगैरह नहीं बढ़े। कुछ रोटी कपड़ा मकान होता है उसकी भी व्यवस्था राज्य सरकार करती है जैसे तैसे करके, तो वो सारी आधारभूत सेवा हो जाती है। फिर कहा गया है कि ये जो आधारभूत सेवा निधि जो है इसके अंदर आपको बजट का 25% लाना पड़ेगा। 25% से कम नहीं होगा, कम नहीं होगी ये निधि। किसकी? बजट प्राकलन की। बजट प्राकलन जो है ना आपका, जो आपने बजट बनाया ना, तो उस बजट के अंदर 25% बजट जो है उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा पैसे आपको गरीबों के लिए देने पड़ेंगे। गरीबों के लिए आपको आधारभूत सेवा निधि का गठन करना पड़ेगा प्रत्येक नगर पालिका को। और जो आधारभूत सेवा के अंदर ये आपके पानी है, खाना है, जो भी है दिया जाता है, पानी है, गंदे पानी का निकास होता है, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करनी होती है, कुछ लाइटिंग लगानी होती है, कुछ रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ती है, फुटपाथ पे सोने वालों के लिए रेन बसेरा बनाने पड़ते हैं। तो वो जो सारी चीजें है ना वो आधारभूत सेवाएं हैं। ठीक है, तो ये बजट प्राकलन का 25% से कम नहीं होगा। आधारभूत सेवा जो गरीबों के लिए आधारभूत सेवा निधि है उसका गठन जो होगा उसमें बजट का 25% से कम आपका बजट इसके अंदर नहीं आएगा। दूसरी बात, ये जो मल वहन करने के लिए साधन चलते हैं, गाड़ियां चलते हैं, गंदे पानी के निकास के लिए लोग मजदूरी करते हैं, तो इसमें मजदूरी और वेतन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मजदूरी और वेतन, जो उन लोगों को वेतन दिया जाएगा ना जो रोडों पे साफ सफाई करते हैं और भी जो अपने चतुर्थ कर्मचारी जो होते हैं काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं या फिर और सीवरेज लाइन को साफ करने का काम करते हैं, पानी के लिए काम करते हैं, तो उनके वेतन और मजदूरी है उसका तो वेतन मजदूरी का तो अलग ही डिपार्टमेंट है, वो इसमें नहीं आएंगे। मल वाहन, पानी, स्वच्छ पानी, पीने के लिए स्वच्छ पानी की जरूरत होती है ना। छोटी मोटी होट बाजार, थोड़ा बहुत छोटा मोटा बाजार भी उन लोगों के लिए लगाना पड़ता है। गंदे पानी की निकासी भी करनी पड़ती है। सार्वजनिक शौचालय भी उन लोगों के लिए बनाने पड़ते हैं ताकि बीमारियां कम फैले। स्वास्थ्य के लिए भी